अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वज़न, यानी वेट। ठीक है, वेट को हम उर्दू में वज़न कहते हैं। हमारी रूटीन लाइफ में जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, यानी किसी भी मास को ख़रीदते हैं, तो हम दुकानदार को कहते हैं कि इसका वेट या वज़न मालूम किया जाए। लेकिन असल में जो हम रूटीन लाइफ में वेट लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी एक मिसकंसेप्चुअल है। वो असल में हम मास ख़रीदते हैं और बात करते हैं वेट की। असल में वेट जो है वो मास से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसको अभी हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये क्या है। तो वेट जो है एक फ़ोर्स है, ठीक है, एक कुव्वत है। और ये क्या है? एक पुल वाली कुव्वत है, पुल है, खिंचाव है, ये खींचता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर जो बात करते हैं ये एक ख़ास किस्म का कुव्वत है, यानी आम कुव्वत नहीं है। ठीक है, आम कुव्वत जो है वो खिंचाव, पुल या पुश दोनों हो सकते हैं, लेकिन वेट जो है ये एक पुल होता है, खींचता है एक ऑब्जेक्ट को, एवरी ऑब्जेक्ट को। ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हल्का है या भारी है, जो भी है तो ये उसको खींचता है। कहाँ पर खींचता है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ये जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, यानी ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचा जाता है। अब इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरीज़ हैं। ठीक है, कि ये जो है ये हर ऑब्जेक्ट ज़मीन के सेंटर की तरफ क्यों जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, इस फिगर नंबर 1 में, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है जो दुनिया, जो हमारी ज़मीन है, इसके अराउंड मुख्तलिफ़ जगहों में जो है आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर है। अगर आप इसको छोड़ते हैं और ये ज़मीन के फील्ड के अंदर है तो ये भी सेंटर की तरफ आएगा। इसको छोड़ोगे तो ये बजाय यहाँ आने के ये इधर आएगा, और इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी है जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आएगा। ये एक पुल है जो ज़मीन की जो सेंटर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है। अब इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान किए जाते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे अहम वजह है, देखिए, जो ऊपर जो दुनिया का जो निज़ाम है वो बना है दो चीज़ों के दरमियान। एक होता है स्पेस, जिसको हम खिला कहते हैं, ठीक है, और एक होता है टाइम। तो इन दोनों से जो वक्त और हिला, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आपको एक स्पेस टाइम देती है। ये एक जो है इमेजिनरी स्पेस टाइम दिया गया है। इस तरह जो है ये सिर्फ एक ख्याली है, कोई जो रियल इस तरह नहीं है, लेकिन एक खिला होता है। तो खिला के अंदर जब मैसिव ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि ये सूरज आ गई, ज़मीन आ गई, ऐसे जुपिटर, इसके अलावा और भी बहुत से ज़्यादा बहुत सैटेलाइट्स है, तो आप देख सकेंगे कि ये जब स्पेस टाइम में रखा जाता है तो ये एक वार्प यानी खम सा पैदा कर देता है इस जगह पर, जो कि इस खम की वजह से जो है इसके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसकी तरफ आते हैं। इस मिसाल को हम इस तरह समझेंगे कि अगर आप एक चादर ले लें, ठीक है, एक चादर को लिया जाए जो कि चारों कोनों से उसको टाइट बांधा जाए, और इसके दरमियान में एक आप बड़ा सा पत्थर रख के, तो इस तरह का एक खम पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक खम पैदा होगा, और इस खम की वजह से अगर आप इस पत्थर के अराउंड या इस चादर में कहीं भी आप अगर एक बॉल को रखोगे, तो वो बॉल जो है उस खम की तरफ, सेंटर की तरफ आएगा, और इस तरह जो है वो जो है इस खम में जो मौजूद पत्थर है उससे ये टकराएगा, यानी ये उसकी तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल की कुव्वत है, एक खिंचाव है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये खिंचाव जो है इसी तरह बिल्कुल ज़मीन भी जो है, ज़मीन है या इनके अलावा और भी प्लैनेट्स है जो कि एक स्पेस टाइम के चादर के दरमियान में रखी हुई एक मैसिव ऑब्जेक्ट होती है, एक हैवी ऑब्जेक्ट होती है, जिसके अराउंड आप जितनी भी चीज़ें रखोगे तो वो इसके सेंटर की तरफ आएगी, और इसी सेंटर की तरफ जो ये खिंचाव है इसको हम जो है वेट कहते हैं। वेट जो है ये असल में एक स्पेशल फोर्स होता है, और ये फोर्स
पहले ये समझा जाता था कि ये ज़मीन की स्पिन की वजह से होती है, लेकिन ये ज़मीन की स्पिन से भी जो ज़्यादा अहम कंसेप्ट आजकल जो क्लियर होने जा रहा है वो जो सब साइंटिस्ट इस पर मुत्तफिक भी है कि ये असल में एक स्पेस टाइम के अंदर एक वार्प मान जो हम यहाँ करेंगे खम सा पैदा होता है, और उस खम की वजह से यानी एक मरोड़ सा पैदा होते हैं जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आते हैं। इसके साथ साथ कई सवालात भी जन्म लेते हैं जो वक्त के साथ साथ आइंदा हम सॉल्व करते जाएंगे आगे वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि ज़मीन जो है हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। किस वजह से खींचती है, इसकी वजह हमने पढ़ ली कि ये एक स्पेस टाइम में खम बना देता है ये ज़मीन, तो उसके सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट इस साइड पर हो, इस साइड पर हो, इस साइड पर हो, कहीं से भी हो, ये सेंटर की तरफ मूव करेगा और ये ज़मीन के सरफेस से टकरा कर पर रुक जाता है, क्योंकि ज़मीन के सेंटर की तरफ तो ऑब्जेक्ट तभी जाएगा जब इसको रास्ता मिले, यहाँ सरफेस पर वो रुक जाता है। अब वेट के हवाले से जो रिलेटेड क्वांटिटीज़ है उसको भी थोड़ा बहुत हम समझेंगे, फिर आगे जाके इस पे कि इसके फार्मूले पर कुछ बातें करेंगे, फिर इसके जो मास और वेट में कुछ फ़र्क है उसको भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये हमें यहाँ पर इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये किसी भी प्लैनेट पे, ये अकेले ये हम नहीं कहते कि ज़मीन पर ही जो है ये वेट मौजूद होती है। आप मरकरी या वेनस जिस प्लैनेट पे भी आप देखोगे इसकी जो खिंचाव होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो हर प्लैनेट की जो खिंचाव की जो ये रेशो या जो रेट होती है या जो इस स्पेशल फोर्स होती है, ये जो खिंचाव होती है, ये डिफरेंट हो सकती है। ये साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप बिलफर्ज आप देखते हैं कि ज़मीन बड़ी है बनिस्बत चाँद के, तो चाँद पर ग्रेविटी आपको कम मिलेगी, ज़मीन पर ज़्यादा है, और ज़मीन से ज़्यादा फिर और मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो सूरज है या मुश्तरी जिसको आप जुपिटर कहते हैं, वो सैटेलाइट हो तो उस पर ये ग्रेविटी और भी ज़्यादा हो जाती है। ये डिपेंड करता है साइज़ और मास पर कि वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट जो है वो चेंज होती रहती है, और इस पर हम अभी थोड़ी बहुत बात करेंगे। देखिए पहले तो वेट जो है ये टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये टाइप ऑफ फोर्स है, तो इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, नंबर एक, तो इसका यूनिट भी हम लेंगे न्यूटन। फोर्स का यूनिट था न्यूटन, तो ये भी आप न्यूटन में ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इसकी जो डिनोटेशन है जिसको हम डिनोट करेंगे, तो वेट को हम डिनोट करते हैं सम टाइम स्मॉल डब्ल्यू, सम टाइम कैपिटल डब्ल्यू से, डब्ल्यू ही से हम इसको जो है डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो इसकी नेचर है, तो नेचर के लिहाज से ये फोर्स की एक टाइप है, तो ये वेक्टर होगी, ठीक है, ये इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो ये जो है वेक्टर है। और वेक्टर के साथ साथ अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो ये टाइप ऑफ फोर्स था। अब अगर आप फोर्स देखते हैं, ठीक है, तो वो होता है एम ए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ में कि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर चूंकि फोर्स जो है उसको आप वेट का नाम देख सकते हैं या इसको डायरेक्ट डब्ल्यू भी इस तरह लिख सकते हैं। तो मास तो ज़ाहिरी चीज़ है, जिस चीज़ की मास होगी वो ही सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आएगी। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो रिलेटेड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह हम जी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जी वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन जी की होती है वही वेट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर हो गया कि वेट का फार्मूला होगा W इज़ इक्वल टू एम जी, या आप अगर इसका यूनिट निकालना चाहे तो m की जो वैल्यू होती है वो यूनिट होती है वो kg होती है सिस्टम इंटरनेशनल में, और g की जो वैल्यू है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों से कंबाइनली जो है न्यूटन बनता है, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि ये जो है यूनिट होता है, न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वेट है, वेट की यूनिट को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसा यूनिट 1 न्यूटन है। अब 1 न्यूटन का क्या मतलब है? अब अगर 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो अगर ज़मीन की तरफ आती है, अगर 1 किलोग्राम की चीज़ को आप आज़ादाना छोड़ते हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नीचे आ रहा हो। अब यहाँ पर ये बात ज़रा थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेशन में जाती है, क्योंकि जी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होती बल्कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफली हम लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किलोग्राम को अगर आप लेते हैं, बिल्कुल इसी यूनिट को हम उठाते हैं, तो 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर लेके 1000 ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 10 इससे निकाल दे तो आपके पास 100 ग्राम ऑब्जेक्ट बच जाएगा, और यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वैल्यू होती है एक्सेलरेशन जी, जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में लिखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अगर हम बराबर लेते हैं, तो आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, 100 ग्राम ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, और वो 1 सेकंड का फासला यानी हवा में तय करे और ज़मीन से टकराए, यानी इतनी हाइट से इसको छोड़ दिया जाए 100 ग्राम की ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त जो वेट यूज़ होगी वो 1 न्यूटन होगी। ठीक है, फिर से सुने, 100 ग्राम के एक ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, फ़िज़ा में फ्री फॉल के लिए एक 100 ग्राम की ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, और अगर वो 1 सेकंड में ज़मीन को हिट करता है, ठीक है, टाइम उसके लिए 1 सेकंड होगा, तो ज़ाहिरी बात है कि जी की वैल्यू पर जो वेलोसिटी होगी उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1 सेकंड में। तो इस केस में जो वेट यूज़ हुआ है वो 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन कुव्वत से ज़मीन की सेंटर ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा है। अब अगर वेट का जो फार्मूला है अगर आप वो देखते हैं तो उसमें हमारे पास एम और जी होता है। तो एम तो आपको क्लियर होगा कि ये मास है, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम यहाँ से इस फार्मूले से बता सकते हैं कि वेट की वैल्यू जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें एक जी होता है और एक मास होता है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि जी तो जो है हम लेते हैं कांस्टेंट, यानी ज़मीन पर आप जहाँ भी जाते हैं तो आलमोस्ट जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, तो वेट भी आलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो आप मास चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वेट की वो डिफरेंट होती है। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास जो ग्राउंड के सरफेस जो होता है, यानी हमारे पास जो ग्राउंड होता है, यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। ये फ़र्ज़ करें एक ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर जो है, एक पेबल जिसको हम कहते हैं कंकरिया है, और दूसरी साइड पर एक बड़ी सी ईंट है, ठीक है। अब ये एक ईंट है और ये एक पत्थर है। अब दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस से अगर आप आज़ाद छोड़ते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, यानी ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ इन दोनों को छोड़ते हैं, और ये ज़मीन पर आप दोनों को छोड़ दें, तो आप देख सकेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हम फ़र्ज़ करें इसकी जो मास है वो होगी 1000 ग्राम का एक ईंट है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है इसको हम m1 नाम देंगे, इसको m2। तो यहाँ पर जो m1 मास है इसकी जो वज़न होगी वो हम 10 ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 ग्राम की ऑब्जेक्ट इसके साथ एक ही हाइट से हम छोड़ेंगे, तो जब ये दोनों ज़मीन की तरफ आएंगे तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगी। हम यहाँ पर 9.8 की जगह 10 लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो।
तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ दोनों ही जो है वो ज़मीन तक पहुंचेंगी अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को आप नज़रअंदाज करें तो ये दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ ज़मीन को हिट करेगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी इसकी वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये केस जो है ये दोनों के लिए सेम है, लेकिन आप देखोगे कि ये दोनों जब ज़मीन को हिट करेंगे तो इसकी जो फोर्स होगी वो इसके निस्बत, फ़र्ज़ करें इससे जो वेट W1 बनता है और इससे जो वेट W2 बनेगा, तो W1 से W2 की वेट ज़्यादा होगी। अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। यहाँ पहले देखें कि W1 जब आप कैलकुलेट करेंगे M1, और यहाँ पर आप G1 नहीं लिखोगे क्योंकि G दोनों के लिए सेम है, तो आपके पास W1 जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 10 ग्राम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो आप इसको अगर हमने किलोग्राम में ले जाना है तो यहाँ पर आप 1000 मल्टीप्लाई भी करें या जो 100 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो आपके पास ये टर्म जो है आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आसानी होगी। इस मास को अगर आप जो है डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो इससे आएगा 0.01 kg। ठीक है, तो इसको आप लिखो 0.01 kg और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसको लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास W1 जो बनेगी वो 0.1 न्यूटन बनेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये एंड की वेट फाइंड करते हैं तो M2 और G की वैल्यू दोनों के लिए सेम थी, तो आप 1 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 10 न्यूटन का आंसर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 0.1 और 10 न्यूटन में 100 गुना का फ़र्क है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के मास में भी 100 गुना का फ़र्क है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप मास चेंज करते हैं तो फिर उसकी वेट भी चेंज होगी। तो ये यहाँ पर इस न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल से हमें क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट मैसिव होते हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ ज़मीन हिट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को, इस बात को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो फिर किस तरह दोनों की फोर्स जो है वो सेम नहीं है। तो याद रख जी की वैल्यू जो है वो स्पीड के साथ ताल्लुक़ रखता है, यानी यहाँ पर जो फोर्स डिलीवर हो रहा है जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती थी, तो इसकी वेलोसिटी जो है ना इसलिए सेम होगी। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करती जी। लेकिन फोर्स या वेट को अगर देखा जाए तो वेट में जी भी है और मास भी है। तो यहाँ पर जो वेट, मैसिव ऑब्जेक्ट की वेट ज़्यादा आ रही है, तो इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि वेट के फार्मूले में सिर्फ जी नहीं है बल्कि मास भी होता है, और जब मास बढ़ता है तो वेट भी बढ़ेगा ज़रूर। अब अगर वेट के जो मास की कंसेप्ट तो अभी हमने देख ली कि मास जब डिफरेंट हो जाए तो क्या होता है, बल्कि वेट जो है वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि वेट जो है वो यूनिवर्सल है ही नहीं, यानी मतलब ज़मीन के जो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे जो इसकी वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी। अभी अगर हम इधर देखते हैं तो हमें, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक तो जो ज़मीन की जो सरफेस है वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है। ठीक है, ये एक एलिप्टिकल शेप में होता है, यानी अगर ज़मीन को आप देखते हैं तो ये आप इसको 2 पोल्स में कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इसका एक इक्वेटर होता है। तो ज़मीन की जो पोल साइड्स होती है ना, उस साइड पर जो रेडियस होती है वो 6356.25 किलोमीटर का फासला होता है, यानी सेंटर से जो पोल के सरफेस, जो ज़मीन की सरफेस की तरफ होती है। और इसी तरह अगर आप सेंटर को इक्वेटर की तरफ देखते हैं तो ये 6378 किलोमीटर होता है, जो कि आलमोस्ट 22 किलोमीटर की जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रही है इन दोनों वैल्यूज़ में। तो इस वजह से जो जी की वैल्यू होगी तो ये इस सरफेस पर जो इक्वेटर पर आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेटर पर आपके पास जो डिस्टेंस है सरफेस का तो वो जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास
कम आ रही है, और इसी तरह इस साइड पर डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इससे ये मतलब पता भी चल जाता है कि सेंटर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना जो है ना उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जो है वो कम होती जाएगी। ये डिस्टेंस जो है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लेते हैं। ये आगे चैप्टर नंबर 5 में प्रूफ भी होगा कि किस तरह हाइट के साथ जो है जी की वैल्यू कम होती जाती है। अब अगर हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 10 kg की एक ऑब्जेक्ट है, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, वो हमने इधर भी रखा है जो पोल्स है, और यहाँ इक्वेटर पे भी अगर आप मास 10 kg रखते हैं तो इसकी जो आप वेट फाइंड करोगे तो वेट एट द पोल जो आपके पास आएगा 10 kg इंटू पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 98.7 न्यूटन आएगा। और अगर हम यहाँ पर इक्वेटर पर जब ये फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, जो कि हमें देगी 97.8 न्यूटन। तो अभी यहाँ पर आप वेट देख सकते हैं कि वेट जो है यहाँ पर 98.7 है और यहाँ 97.8 है। इसमें तकरीबन 0.9 न्यूटन जो है वो डिफरेंस आ रही है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो है यहाँ पर फ़र्क आ रहा है। तो मतलब मास सेम है दोनों जगह पर, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेट भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट जो हमारे पास आ रहा है, तो वेट जो है वो मास पर भी डिपेंड करता है और वेट जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। आप इसके बरअक्स अगर आप देखते हैं कि मून के सरफेस पर अगर आप देखते हैं तो मून के सरफेस पर जी की जो वैल्यू होती है वो 1.63 मीटर पर सेकेंड होता है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू ज़मीन के निस्बत बहुत कम है, और इसी की वजह ये भी है कि मास ऑफ मून जो है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा कम है। ये आगे चैप्टर 5 में ये सारा डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो जी की वैल्यू है, अब अगर वेट ऑन अर्थ आप एक ऑब्जेक्ट के लेते हैं और वेट ऑन मून आप किसी ऑब्जेक्ट के लेते हैं, तो तकरीबन ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की जो वैल्यू है वो इससे तकरीबन 9 गुना कम है। जो ज़मीन जो अर्थ के सरफेस पर है उससे ये तकरीबन 9 गुना या 10 गुना कम है। तो आपके पास जो वेट ऑन अर्थ आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा वेट ऑन मून के हिसाब से, हालांकि मास दोनों की सेम होगी। अभी हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वेट और मास में फ़र्क क्या है, तो इसको भी आप मुलाहज़ा फरमाएं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मास और मून के दरमियान जो मास और वेट के दरमियान जो डिफरेंस है, तो पहले तो हम वेट और मास को कंपैरेटिवली लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है ये है कि वेट जो है वो डिफिनीशन को कहते हैं, हम यहाँ पर इसकी डिफिनीशन को लेंगे, पुल टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, पुल टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ ये पुल है, और ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मकदार की कमियत मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल पार्टिकल्स है उनको कैलकुलेट, उसकी जो मकदार होती है ये उसको कैलकुलेट करती है मास को। नंबर 2 जब हम यहाँ पर लेंगे तो हम जो है हमारे पास वेट का जो फार्मूला है वो है W इज़ इक्वल टू mg, जबकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट मास है। ठीक है, वेट मास पर डिपेंड करता है, मास वेट पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर ये बेस। तो यहाँ से ये हमें दूसरी बात भी ये यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, और ये जो है ये हमारे पास
बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसका जो फार्मूला है, तो मतलब ये है कि ये वेट जो है ये चेंज होती रहती है इन दोनों के हिसाब से, और ये नहीं चेंज। तो यहाँ ये हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है। ये अभी लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा कि जो इक्वेटर पर वैल्यू है वो कम है, तो वेट भी यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर पोल्स पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर वेट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना इसमें फ़र्क भी आता है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास जो है अगर आप चांद पर भी देखें, कहाँ स्पेस में आप देखें, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वेट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। बगैर डायरेक्शन के आप इसको जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होता है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बगैर डायरेक्शन के हम इसको डील कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि वेट और मास जो है ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। इसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 6 और इससे ज़्यादा जो है ना इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो हमारे पास आ गए हैं। वेट को आप जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बैलेंस होता है जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, और इसके लिए जो इस्तेमाल होता है तो उसके लिए हमने देखे होंगे दुकानदारों के पास भी होता है, फ़िज़िकल बैलेंस उसको कहा जाता है। इसमें अब मॉडर्न बैलेंसेस भी आ गए हैं, जैसे कि डिजिटल बैलेंस। मास से आप जो है वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला W=mg। बस जी की जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो जनरल वैल्यू है वो आप ले लें, तो आप जो है मास के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है ना उसका वेट भी आ जाता है। वेट ज़्यादातर हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से। तो अभी तक जो है ये जो हमने पढ़ा, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ शक व शुबात जहन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।